अगर तुझसे नहीं हुई शादी तो ये काम करूंगा, अगर तुझसे नहीं हुई शादी तो ये काम करूंगा, इस बार नौकरी लेकर अपने पापा का नाम करूंगा। जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। आज का यह स्पेशल क्लास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। आज के इस क्लास में आपको जीके, मैथ, हिंदी, ये तीनों टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो आज का क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको ऐसे ऐसे प्रश्न बताए जाएंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। पहले क्लियर कर दे, आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? टोटल 100 क्वेश्चन, जिसमें आपका 40 जीके से आता है, 30 मैथ से एवं 30 हिंदी से पूछा जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन का आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम होता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया है? आपके मतलब क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि संविधान के किस संशोधन में, मतलब कौन सा संविधान में संशोधन किया गया जिसमें आपका समाजवादी शब्द जोड़ा गया। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा। जब 42वां संशोधन हुआ उसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया, और उसमें भी बहुत सारा शब्द जोड़ा गया था, और आपका जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? जैसे मैं पूछ देगा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो वो आपका 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आपके बीएसएससी के एग्जाम में खुद कहता है बीएसएससी कि मैं आपके एग्जाम में संविधान से इंपॉर्टेंट 4-5 प्रश्न पूछूंगा। तो यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है पहले आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि आपातकाल जो लगता है, जो आपातकाल लगता है जिसमें पूरा देश बंद हो जाता है, आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो आपातकाल आपका जो लगता है वह अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 352 के तहत आपका आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट सवाल है कि धारा जो 370 अनुच्छेद जो 370 है यह किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 जो आपका है यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? यह आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यह आपके एग्जाम में काफी बार पूछा काफी बार पूछा जा चुका है कि धारा 370 किससे संबंधित है, तो यह आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको रट जाइएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो सवाल आपके संविधान में, 1 मिनट, आपके एग्जाम में जो भी संविधान से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पर हम लोग क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो याद रखिएगा संविधान में कुल अनुच्छेद आपका 389 है। संविधान में कुल अनुच्छेद आपका कितना है? 389 आपका संविधान में कुल अनुच्छेद है। अगर इसमें पूछे कि संविधान में टोटल कितना अनुसूची है, तो टोटल आपका 12 अनुसूची है। टोटल आपका कितना अनुसूची है संविधान में? 12 अनुसूची है। ठीक है, अब पूछेगा कि संविधान सभा का बैठक कब हुआ था, पहली बार संविधान सभा का मीटिंग कब हुआ था? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा का पहला मीटिंग हुआ था, और वो कहाँ में हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। वो आपका कहाँ में हुआ था? वो आपका नई दिल्ली में हुआ था, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए 2 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है एवं सिलेक्टेड एवं वीवीआई क्वेश्चन है। ये वाला सवाल आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका सवाल है। ये वह हमें इस बार के एग्जाम में यह आने का संभावना है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग भी जवाब देने का कोशिश कीजिएगा जो प्रश्न आपको आए। ठीक है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? ठीक है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू किया गया था? तो ये आपका सॉरी सॉरी ये आपका राजस्थान में लागू किया गया था। ये आपका कहाँ में लागू किया गया था? राजस्थान में। और राजस्थान के कहाँ में लागू किया गया था? तो राजस्थान में एक नागौर जिला है, एक नागौर क्या है? जिला है। वहां पर सबसे पहले आपका पंचायती राज लागू किया गया था। अगर पूरी डेट पूछ दे कि भारत में पंचायती राज कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को 1859 ईस्वी को
1800 नहीं, 1959 ईस्वी को भारत में पहली बार आपका पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और यह 73वां संशोधन द्वारा आपका संविधान में बनाया गया था। ठीक है, 73वां संशोधन द्वारा पूछेगा कि पंचायती राज संविधान के किस संशोधन से बना है, तो 73वां संशोधन से बना है, आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ज्यादातर आपके एग्जाम में बिहार से सवाल बनता है। किससे सवाल बनता है? बिहार से बनता है। जैसे में बिहार का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, भारत का पहला मुख्यमंत्री कौन थे, आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो भारत का पहला मुख्यमंत्री आपका हो जाएंगे, याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह। कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह आपके बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं, जिनको हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। जिनको हम लोग क्या जानते हैं? बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री पूछ रहा है तो ज्यादातर हो सकता है कि राज्यपाल भी पूछ दे, तो याद रखिएगा बिहार का पहला राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा वो आपका हो जाएंगे जयराम दास दौलत राम। वो आपका कौन हो जाएंगे? जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे। आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आपका जो ये वाला राजस्थान वाला क्वेश्चन है, ये आपके दरोगा में भी पूछा जाता है। ये वाला जब पिछली बार पूछा गया था कि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये तो बीएसएससी में पूछा जा सकता है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, ये दरोगा में भी सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं आपका एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहां से तो आपका बीएसएससी एग्जाम क्लियर ही होगा। अगर आप भी कोई और एग्जाम देते हैं तो यहाँ से आपको मतलब ये वाला क्लास आपको वो भी एग्जाम के लिए बहुत काम देगा। ठीक है, तो ये वाला क्लास आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3,42,239 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आय में किसे शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आय में किसे शामिल नहीं किया गया, तो कृषि का। राष्ट्रीय आय का मतलब पूरा देश में आय, तो कृषि का आय जुटता है आपका, मतलब कृषि का आय का पूरा राष्ट्रीय आय हो सकता है। उद्योग आय और जो सेवा से आता है, लेकिन जो ट्रांसफर पेमेंट करते हैं आप इससे उससे पेमेंट करते हैं तो वो आपका राष्ट्रीय आय में नहीं आता, वो आपका राष्ट्रीय आय में नहीं आता। बिल्कुल सिंपल सी बात है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपको जब तक बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम नहीं हो जाता डेली आपको इस चैनल पर आपको क्लासेज मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना बड़ा भाई मानकर, क्योंकि इस बड़े भाई का मतलब यह जो आपका बड़ा भाई है यह आपका हरदम आपके पीछे आपके सपोर्टर बन के खड़ा रहेगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता बीएसएससी कार्यालय परिचारी का, इस चैनल पर आपको डेली क्लासेज मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मतलब पूरी तैयारी आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका सवाल है, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो बिहार का सबसे छोटा जिला आपका हो जाएगा शिवहर। कौन सा हो जाएगा, शिवहर। बिहार का सबसे छोटा जिला एरिया के हिसाब से पूछ रहा है तो वो आपका शिवहर हो जाएगा। अगर ऐसे पूछेगा कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो वो आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब अरवल के बारे में कुछ बात कर लें तो अरवल आपका जो आपका अरवल है यह 38वां जिला है। सबसे नया जिला आपका कौन सा है, अरवल जिला, जो कि 38वां जिला है। यह जहानाबाद से अलग होकर बना है। ये कहाँ से अलग होकर बना है, जहानाबाद से 2001 ईस्वी में यह आपका अलग होकर बना है। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और अभी तक आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बीएसएससी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहां जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो भी क्लास होता है सबसे पहले वहीं पर लिंक डाला जाता है एवं जो भी पीडीएफ आपका रहता है वहीं पर डाला जाता है। ठीक है ना, तो आप इस नंबर पर बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है, बीएसएससी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर को अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब क्लास समाप्त हो जाए तब आप उस पर बीएसएससी लिखकर मैसेज कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए और आप लोग भी फटाफट जवाब दे दीजिएगा। ठीक है ना, जवाब देने से आपको ज्यादा याद होगा। कोशिश कीजिए कि इसमें आपका जीके का भी 30 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद हिंदी का, उसके बाद रीजनिंग का, उसके बाद मैथ का करवाएंगे। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए कि 30 में से आपका कम से कम 15, 18, 20 सही हो जाए। ठीक है, चलिए
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? काफी इंपॉर्टेंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 है वो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356 में। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, चलिए उससे ज्यादा आपका, चलिए इससे और भी हम लोग बता ही देते हैं। देख लीजिए अब यहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो वो अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, अगर पूछेगा आपके एग्जाम में क्या आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो ये तो आपको ऊपर ही बता देता है, अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के पहले राष्ट्रपति, सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर महिला में पूछ देगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो याद रखिएगा वो आपका प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? प्रतिभा पाटिल, जो कि 2007 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? 2007 ईस्वी में बने थे। ठीक है ना, चलिए ये 6 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको देख लीजिएगा। मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से आपका जो रोग होता है वो क्या होता है? रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस होता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, रिकेटस विटामिन सी की कमी से ना। स्कर्वी, स्कर्वी आपका दूसरा होता है। ठीक है ना, हाँ तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए हम लोग विटामिन डी, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा ये आपका सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है। ये किससे प्राप्त किया जाता है? सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है। और विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपको बता दें। और विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं? सनशाइन आपको विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को हम लोग कौन सा विटामिन कहते हैं? सनशाइन विटामिन कहते हैं। आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए 7 नंबर आपका सवाल है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको देख लीजिएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो वो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सरोजिनी नायडू। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी। आपका भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो प्रतिभा पाटिल। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी। यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपका कोई ना कोई भारत का आपका है ही। जैसे में भारत की पहली महिला राज्यपाल आपका सरोजिनी नायडू, क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, सुचेता कृपलानी कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, थोड़ा हम लोग फटाफट करेंगे। लोकसभा के अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वह आपका 5 वर्षों का होता है। वह आपका कितना वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। अब एक लोकसभा होता है, एक आपका राज्यसभा होता है। एक आपका क्या होता है? राज्यसभा होता है। अब पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना होता है? मतलब सॉरी सॉरी, राज्यसभा के जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? तो वह आपका 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्षों का। और लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्षों का। लोकसभा जो राज्यसभा होता है, यह संसद के दो सदस्य सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। एक लोकसभा होता है और एक आपका क्या होता है? राज्यसभा होता है। दोनों याद करिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बिहार में गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बिहार में मतलब गंडक नदी कहाँ से निकलता है? तो ये आपका निकलता है नेपाल से। कहाँ से निकलता है? नेपाल से। अब नेपाल से आपका कोसी नदी भी निकलता है। ठीक है, नेपाल से आपका कौन सा नदी निकलता है? कोसी नदी निकलता है। ठीक है ना, चलिए आपका अगला सवाल है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है ना,
हरित क्रांति का जनक कौन है? आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। अब हम उस कुछ और बारे में बात कर लेते हैं, जैसे में वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को हम लोग श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहते हैं? वर्गीज कुरियन को कहते हैं। यहाँ पर आपका हरित क्रांति का जनक पूछ रहा है, आपको हम कई बार बता चुके हैं, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो आपका फसल उत्पादन से है, या कभी कभी कृषि दे देगा तो आपका कृषि से भी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आप इसको रट जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, वो सिलेक्टेड प्रश्न है। भारत में जो आपका पहला आम चुनाव हुआ था वह आपका 1951 से 1952 ईस्वी के बीच हुआ था। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए 12 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल इजी सवाल आ गया है, ऐसा ये सवाल आएगा नहीं, फिर भी आप लोग इसका जवाब क्या में दे दीजिएगा? कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार बता चुके हैं कि आपके बीएसएससी के एग्जाम में दिवस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से 3-4 प्रश्न देखने को मिलता है। कितना प्रश्न है? 3-4 प्रश्न आपके इस बीएसएससी के एग्जाम में दिवस से देखने को मिलता है। मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो आपका मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को आपको क्या मनाते हैं? पर्यावरण मनाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी पूछ लेता है कि राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाते हैं? तो 3 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं। ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो आपको हम क्लियर कर दिए हैं। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारा है, जैसे दिवस बहुत सारा होता है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है आपको हम क्लियर करवा दिए। ठीक है, मानव शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो वो आपका अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण कहने का मतलब है आरबीसी। आरबीसी कहने का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, जो कि निर्माण उसका कहाँ होता है? वो उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है ना, चलिए 15 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? वो आपका एसबीआई है। वो आपका कौन सा हो जाएगा? एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? वो आपका एसबीआई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे, आप लोग कमेंट में भी बता दीजिएगा, ऐसे पूछना नहीं चाहिए। आप लोग एक बार बता दीजिए आप लोग का किस किस मतलब किस शाखा का बैंक है, मतलब किस कौन सा ब्रांच का बैंक है? पीएनबी या एसबीआई, ऐसे बीओबी या कनरा या किसी का बड़ौदा भी होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा। इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बताने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक बार ऐसे ही मजाक में बता दीजिए। ठीक है ना, ऐसे बताने वाली कोई बात नहीं है ये सब। ठीक है ना, लेकिन हम लोग थोड़ा अपना एक भाई की तरह है आपका, तो इसमें बताने से कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि बिहार के किस जिले को बुद्ध का जन्मभूमि से जोड़ा जाता है? ठीक है ना, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसे जन्मभूमि से जोड़ा गया है? ठीक है ना, जन्मभूमि से, बुद्ध की जन्मभूमि से जोड़ा गया है। तो इसको देखिए, आपका बोध गया भी ये आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये आपका वैशाली भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ज्यादातर ये तो बोध गया बुद्ध के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जन्मभूमि से पूछ रहा है, तो वो आपका वैशाली उनके जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। इन्होंने मतलब लिच्छवी में मतलब बहुत सारे उपदेश दिए थे। ठीक है ना, तो ये आपका वैशाली जो है इनके जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है, लेकिन बुद्ध के लिए ये भी बोध गया भी प्रसिद्ध है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पर पूछेगा कि बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका 563 ईसा पूर्व में। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर गाना सुनाइए। ठीक है बाबू, सुना देंगे, लेकिन पहले आप ये 16 नंबर क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। ठीक है ना, 563 ईसा पूर्व में आपका बुद्ध भगवान का
जन्म हुआ था। बुद्ध भगवान का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वो कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। वो आपका कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में आपका बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। लुम्बिनी जगह का नाम है और लुम्बिनी आपका कहाँ में? ये आपका नेपाल में, ठीक है ना। याद रखिएगा। अब जन्म हो गया तो इनका मृत्यु के भी बारे में जान लेते हैं। तो भगवान बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो आपका हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, नहीं याद रखिएगा। और इसका जो मृत्यु हुआ था कहाँ में हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ में भगवान बुद्ध जी का मृत्यु हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, गाना सुनना है आप लोग को, बताइए, कमेंट में बताइए तो। चलिए, अगला प्रश्न है 17 नंबर। आपका सवाल है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो मौलिक कर्तव्य, जो मेन कामों के लिए वह संबंधित है? ऐसा कौन सा भाग है? तो भाग आपका 4 है। भाग 4 ये आपका जो है वो संविधान के मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। और भी हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको अनुच्छेद यहाँ पर क्लियर करवा देते हैं जो कि आपके एग्जाम में, ऐसे तो ये वाला कभी पूछा नहीं है, लेकिन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे में अनुच्छेद 1 का संबंध किससे, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 1 का संबंध है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। चलिए, अगला सवाल जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग अच्छे थोड़ा मूड फ्रेश कर लीजिएगा गाना गाकर, ठीक है, पढ़ाई में मन न लगे तो, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल है। आप लोग भी कमेंट में एक गाना सुना दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 नेशनल हाईवे 44 है, वह कहाँ से कहाँ तक जाता है, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये सब तो फिर जब नौकरी लग जाए तो गाना गाना है, नाचना तो फिर है ही, ठीक है ना। चलिए, 18 नंबर सवाल है कि दिल्ली से कोलकाता तक है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग जितना हो सके भिखारी की तरह, गरीब की तरह पढ़ लीजिए, लेकिन जब लगेगा तब अपना पावर दिखाना है, ठीक है ना। चलिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दिल्ली से कोलकाता, NH44, ठीक है। चलिए, 19 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है। ये वाला प्रश्न जो मतलब जो बच्चे रोजाना क्लास देखते हैं उनको पता होगा। ये वाला प्रश्न मैं आपको 100 से अधिक बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये वाला 100 प्लस बार आपको बता चुका हूँ, और एक सेट में लगभग यह प्रश्न आ ही जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना, ये वाला प्रश्न मैं आज आपको नहीं बताने वाला, ठीक है ना। चलिए, और जिनको पता नहीं है कमेंट चेक कर लीजिएगा क्योंकि मेरे सारे बच्चे हैं इसका जवाब कमेंट में दे दिए होंगे, ठीक है। बिहार में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो ये आपका कहाँ में स्थित है बताइए, बिहार में पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। ऐसे तो पटना में भी चावल बहुत ज्यादा होता है, पुस्ता यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, वो जैसे तैसे आपका ये वाला दे दिया है, ठीक है ना। ऐसे तो ये आएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, आपका अगला सवाल है कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे? ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? नीली क्रांति। ब्लू मतलब नीला, तो नीला क्रांति, नीला क्रांति का संबंध किससे है? तो नीला क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली पालन से ना, हाँ, मछली उत्पादन से। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है। भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बना होता है? जो चुनाव आयोग होता है वह कितने सदस्यों के मिलकर बना होता है? तो उसमें 3 टोटल सदस्य होते हैं जो कि मेन होते हैं, ठीक है ना। भारत में जो चुनाव आयोग होते हैं उसमें टोटल 3 सदस्य जो मेन होते हैं, वहीं आपका पूरा चुनाव आयोग जो होता है वही पूरा सिस्टम जितना चुनाव होता है वो सारा संभालता है, ठीक है ना। चलिए, आपका 23 नंबर सवाल है कि बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है ना। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो याद रखिएगा, वो आपका कौन सा हो जाएगा? पटना में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है ना। याद रखिएगा।
पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? याद रखिएगा, पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण वो आपका क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में टोटल कितना अनुसूची है? तो याद रखिएगा, टोटल पहले आपका 8 अनुसूची था। कितना अनुसूची था? 8, लेकिन 8 अब आपका देता नहीं है। अब जो संशोधन करके टोटल आपका 12 अनुसूची हो गया। टोटल आपका कितना अनुसूची हो गया? 12 अनुसूची। याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए चलिए अगला सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? तो बिहार में सबसे पुराना ये आपका आता है पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। नालंदा विश्वविद्यालय भी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका है, इसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया था और इसको जला भी दिया था। एक जो अंग्रेज कह सकते हैं, वो आपका बख्तियार खिलजी ने इसको जला भी दिया था। ठीक है, इसका कहानी बहुत लंबा है, जब फ्री में कभी होंगे तो आपको सुना देंगे। ठीक है, जब आपको बता देंगे। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ठीक है, जो राष्ट्रीय आय है, जो देश का इनकम होता है, उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो साइमन कुजनेट ने किया था। ये आपका 10th में भूगोल में पढ़ना है। जियोग्राफी में अगर आप पढ़े होंगे तो शायद आपको याद हो। राष्ट्रीय आय का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? साइमन कुजनेट ने किया था। ठीक है ना? चलिए 28 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी आपका कौन कहलाता है? रट जाइएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी जो आपका हड्डी होता है वो आपका क्या होता है? स्टेपिज होता है। क्या होता है? स्टेपिज। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होता है। क्या होता है? स्टेपिज। ठीक है ना? और सबसे बड़ी हड्डी क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जांग का हड्डी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जांग का हड्डी बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए 29 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं काफी सिलेक्टेड प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किससे संबंधित है? बिहार का सबसे प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो याद रखिएगा, वो आपका चित्रकला से जुड़ा हुआ है। वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? चित्रकला से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो आपका वारन हेस्टिंग हो जाएंगे। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जीके के 30 क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट में जवाब दीजिए कितना प्रश्न आपने सही किया। उसके बाद हम लोग हिंदी के 30 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है ना? वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो हम लोग थोड़ा फटाफट कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए हम्म बताइएगा, निस्वार्थ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग हम लोग कैसे पहचानते हैं? जो शब्द के आगे लगता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के पीछे लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो निह प्लस में स्वार्थ, निह प्लस में स्वार्थ, तो इसका जो उपसर्ग होगा क्या हो जाएगा? निह हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निह स्वार्थ। तो जो उपसर्ग जो शब्द के आगे लगेगा, ठीक है ना? याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर सवाल है जो आवाज म्यूट हो जा रहा है। ठीक है ना? हाँ चलिए 2 नंबर आपका सवाल है, आप लोग भी जवाब दीजिए। ठीक है ना? देखिए, आप लोग भी जवाब दीजिएगा तो आपको ही फायदा है। ठीक है ना? चलिए, बालक ने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पुस्तक पढ़ी में पढ़ी कौन सा कारक है? बालक ने पुस्तक पढ़ी, इसमें पढ़ी कौन सा कारक है? पढ़ना। तो पढ़ना एक प्रकार का आपका काम है, यानी कर्म कारक हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑलरेडी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर आपका सवाल है कि जो देखा ना जाए, जो देखा ना जाए उसके लिए सही शब्द क्या है? जो देखा ना जाए उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो चीज देखा ना जाए वह क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो देखा ना जाए वह कौन सा शब्द हो जाएगा? अदृश्य शब्द हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अंधों में कान राजा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधों में कान राजा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? थोड़े ज्ञान वाला श्रेष्ठ लगना। थोड़े ज्ञान वाला आपका श्रेष्ठ लगना, अंधे में कान राजा। मतलब जैसे मान लीजिए कि अंधा बहुत सारा है, उसमें कान राजा, मतलब थोड़ा किसी को ज्ञान हो गया तो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है। ठीक है ना? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वह बहुत परिश्रमी है, वह बहुत परिश्रमी है, वाक में बहुत क्या है? वह बहुत परिश्रमी है, इस वाक्य में
इस वाक्य में बहुत क्या है, तो बहुत आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। बहुत या धीरे धीरे ये सब पूछेगा तो ये आपका क्रिया विशेषण होता है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके हिंदी में पूछा जाता है, रामायण के रचयिता कौन है। रामायण ही नहीं, आप महाभारत भी याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रामायण के रचयिता जो आपके हो जाएंगे, सभी बच्चे को पता है, आप लोग इसका जवाब फटाफट कमेंट में दे देंगे, ठीक है। एवं महाभारत वाला भी दे दीजिएगा, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इजी सवाल है, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, जो दूसरों का भला करता है उसके लिए सही शब्द क्या है। जो दूसरों का भला करता है उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, परोपकारी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल में कमल किस प्रकार का समास है। जल में कमल किस प्रकार का समास है, तो ये आपका जल में कमल किस प्रकार से समास है, तो ये आपका तत्पुरुष समास है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। असत्य शब्द का विलोम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। असत्य शब्द का विलोम क्या है, ठीक है। असत्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। असत का उल्टा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। असत असत का उल्टा सत्य हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, आपका 10 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है, हार जाना। क्या हो जाएगा, हार जाना। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 11 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वह विद्यालय जाता है, इस वाक्य का काल है। क्या काल है, वह विद्यालय जाता है, इसमें कौन सा काल है, तो वह विद्यालय जाता है मतलब अभी जा रहा है, तो वह कौन सा काल हो जाएगा, वर्तमान काल। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आपका 12 नंबर सवाल है कि सुंदर शब्द का भाववाचक क्या होगा। सुंदर शब्द का आपका भाववाचक क्या होगा, सुंदरता हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब भाववाचक पूछ रहा है कि मतलब सुंदर का भाववाचक क्या हो जाएगा, सुंदरता हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो मतलब जिसको हम लोग क्या, जैसे भाववाचक किसको हम कैसे बोल सकते हैं, तो भाववाचक जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ उसको महसूस या फील कर सकते हैं, ठीक है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। जैसे में, चलिए अगला, जिसका अंत न हो उसके लिए सही शब्द क्या है। जिसका अंत न हो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बाबू, ऑलरेडी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राम और श्याम मित्र हैं। राम और श्याम मित्र हैं, इसमें में और क्या है, में इसमें राम और श्याम मित्र है, में और क्या है, और पूछ रहा है, बीच वाला जो और है वो आपका क्या है, तो ये दोनों के बीच संबंध जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल इजी है। चलिए, 15 नंबर आपका सवाल है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी अपराधी का स्वयं से डर जाना। मतलब मान लीजिए कि चोर के दाढ़ी में तिनका है, मतलब तो वह खुद ही डर रहा है, मतलब अपराधी है वो स्वयं ही डर रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, आपको ऑप्शन देकर ये सब सारे क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, ठीक है ना, बिल्कुल इजी लेवल का रहता है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए सही शब्द क्या हो। जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अज्ञानी बोलेंगे, अनपढ़ बोलेंगे, अशिक्षित बोलेंगे, या मूर्ख बोलेंगे, बताइए तो आप लोग फटाफट बताइए तो उसको क्या पहले बोलेंगे, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको अनपढ़ भी बोल सकते हैं, अशिक्षित भी बोल सकते हैं, अज्ञानी भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको मूर्ख भी कभी कभी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी ऑप्शन आपका सही है, तो यहाँ पर डी मतलब डी में रहना चाहिए था, इनमें से सभी, लेकिन हालांकि यहाँ पर दे दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका ऐसा वहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, वहां पर एक कोई ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना। ये हालांकि हाथ से टाइप किया है तो गलत हो है। सूर्यास्त शब्द में कौन सा समास है, ठीक है, सूर्यास्त में पूछ रहा है कि कौन सा समास है, सूर्यास्त आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए हम लोग कैसे पकड़ते हैं, दिग्गु में तो सबसे पहले आपका होना चाहिए जिसमें संख्या आए वो आपका दिग्गु समास हो जाएगा। कर्म, किसी का कर्म को धारण किया रहता है। बहुब्रीहि में ज्यादातर भगवान का नाम आता है। तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें जब संधि विच्छेद उसका कीजिएगा तो दोनों शब्द प्रधान होता है। जैसे में सूर्य प्लस में अस्त, तो क्या हो जाएगा, सूर्यास्त, मतलब यहाँ पर दोनों अस्त मतलब दोनों शब्द जो है वो प्रधान है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जल्दी जल्दी शब्द कौन सा अवयव है, तो जल्दी जल्दी शब्द जो आपका है ये आपका अवयव हो जाएगा, द्वितीयवाचक अवयव हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट एवं काफी सिलेक्टेड प्रश्न है कि भारत मेरा देश है, इसमें मेरा क्या है। भारत मेरा देश है, इसमें मेरा क्या है, याद रखिएगा, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा, जैसे मैं, आप, तुम, यह सब आपका सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा,
बिल्कुल राइट हो जाएगा। कागज का शेर, कागज का शेर मुहावरे का अर्थ क्या है? कागज का शेर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाम का सिर्फ शक्तिशाली, मैंने कागज का शेर बनाया मत, सिर्फ नाम का शक्तिशाली है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा अगर आपको हम करवाएंगे, अभी देखिए इतना सारा स्लाइड हमारा छूटा हुआ है, अभी मैथ बाकी है, ठीक है। अगर यहाँ पर करवाते हैं तो आपका वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, और आप इतना देख नहीं पाएंगे, तो फिर दिक्कत की बात है ना। अगले वीडियो में हम लोग मैथ को करवा देंगे, जो क्वेश्चन बचा है वो भी करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग चैनल को एक बार क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है ना। चलिए, अगर ये सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक के आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब जुड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप जुड़ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको फायदा फायदा क्या है वो पहले जान लीजिए। सबसे पहले तो जो क्लास अगर आप बीएससी का करें तो वो आपको पता चलेगा, बीएससी छोड़ दीजिए, अगर आप एसएससी जीडी का भी क्लास कर रहे हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा। कोई भी चीज रहे, यहाँ पर सभी चीज की तैयारी करवाई जाती है, वो तो पहले क्लियर हो गया। उसके बाद जो भी वैकेंसी आती है, सर बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आती रहती है, तो सबसे पहले हम कहाँ बताते हैं, ग्रुप में ही डाल देते हैं। उसके बाद अगर टाइम मिला तो वीडियो बनाते हैं, नहीं तो ग्रुप में ही आपका सारा चीज आपका पता चल जाता है, ठीक है ना। इसलिए ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी पीडीएफ है, सब जो भी नोट्स है, पीपीटी जो भी होता है, वो सब आपका कहाँ डाल दिया जाता है, ग्रुप में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।